चेस खेलने से आपका दिमाग जितना तेज हो सकता है ना, उतना किसी भी गेम से नहीं होता। जिंदगी क्या है? चेस गेम है। बिजनेस क्या है? चेस गेम है। चेस खेलने से आपका जो विकास होता है आपके दिमाग का, आपकी सोचने की शक्ति का, जो प्रैक्टिस होती है निर्णय लेने की, जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल बढ़ती है, प्लानिंग लेने की स्किल बढ़ती है, वो किसी गेम से नहीं हो सकती है, वो किसी गेम से नहीं बढ़ती है। एक अच्छा चेस प्लेयर लाइफ में, बिजनेस में भी काफी अच्छा करता है। चेस में वार होती है, आपको प्लानिंग करनी होती है, पेशेंस रखना होता है, आगे का सोचना होता है, और वही सेम चीज होती है जिंदगी में भी, बिजनेस में भी। जिस इंसान के पास में ये तीन चीजें हैं, पहला है पेशेंस, दूसरा है आगे की सोचना, तीसरा है फोकस, तो वो इंसान चीता की तरह दौड़ेगा अपने फील्ड में। और ये तीनों ही चीजें आपको मिलेगी चेस खेलने से। आज मैं चेस के फायदे बताने नहीं आया हूँ, आज मैं वर्ल्ड के बड़े चैंपियनशिप खेलने वाले प्लेयर्स में से दो प्लेयर्स के बारे में बात करूंगा, जिनसे हम बहुत बड़ा लेसन इस वीडियो में लेकर के जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोई नॉर्मल राजा रानी की कहानी नहीं है। इस कहानी को सुनने में थोड़े ध्यान की जरूरत है, तभी आप इसके अंदर के मैसेज को पकड़ पाओगे। यही रीजन है इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं है, मैं खुद कैमरे के सामने नहीं आया हूँ, ताकि आपका ध्यान सिर्फ बात पर रहे। सो प्लीज ध्यान से सुने और बात को पकड़ने की ट्राई करें, और बात के अंदर की गहराई को पकड़ने की ट्राई करें। ध्यान रहे कि समझ आना और पूरी तरह से बात दिमाग में बैठाना, दोनों में फर्क होता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगा कुकू एफएम को इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। कुकू एफएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हजारों घंटों का ऑडियो फॉर्मेट में कंटेंट है, जहां पर काफी फेमस बुक्स जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द 48 लॉज ऑफ पावर, एटॉमिक हैबिट्स, द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसे काफी बुक्स की हिंदी ऑडियो बुक या बुक समरी आपको ऑडियो वर्जन में मिल जाएगी। अभी होली का ऑफर चल रहा है 12 मार्च से 20 मार्च तक, जिसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो होली50। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो आ जाओ वीडियो की तरफ। 1971 में आइसलैंड में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ चेस होना था, दो प्लेयर्स के बीच में चेस गेम होना था, बोरिस स्पासकी और बॉबी फिशर। तो मैं इस पूरी वीडियो में इनके सिंगल नेम्स लेने वाला हूँ, एक तो स्पासकी और एक फिशर। अब ये दोनों नाम दिमाग में रखना। तो स्पासकी अपने ओपोनेंट फिशर का बेसब्री से वेट कर रहा था, जो कि मैच के लिए काफी लेट था, जिसकी वजह से मैच होल्ड पे था। जो फिशर है उसको मैच से काफी प्रॉब्लम थी, जैसे कि मैच की प्राइज मनी से प्रॉब्लम थी, जिस तरीके से जीत का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो पसंद नहीं था। फिशर कभी भी मैच खेलने के लिए मना कर सकता था, इसका मन हुआ ये मना कर देगा। इसके अलावा दूसरा प्लेयर स्पासकी रशिया से खेल रहा था। इसने काफी पेशेंस रखने की ट्राई करी, और रशिया के जितने भी बॉसेस जो स्पासकी के साथ में थे, उनको फील हुआ कि फिशर उन्हें नीचा दिखा रहा है, हमें इंतजार करवा रहा है, ये हमारी बेइज्जती कर रहा है। पर स्पासकी को तो मैच खेलना था, क्योंकि उसे पता था कि वो फिशर को हरा करके वो अपनी जिंदगी में अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल कर देगा। इतने में फिशर मैच खेलने के लिए आ जाता है, बट फिर भी मैच कैंसिल होने का डर होता है, क्योंकि फिशर आते ही हॉल की बुराई करने लग जाता है, फिर रूम की लाइटिंग की कमियां निकालने लगता है, कैमरे की आवाज का नुक्स निकालता है, वो इवन उस चेयर की भी गलती निकालता है, उस चेयर की भी बुराई करता है जिस चेयर पर उसको बैठ करके गेम खेलना है। अब इस सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए रशियंस इनिशिएटिव लेते हैं और धमकाते हैं कि हम अपने प्लेयर स्पासकी को लेकर के जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, हम नहीं खेल रहे गेम। तो ऐसा करने से, ऐसा चकमा देने से इनका चकमा काम कर गया। फिशर मैच खेलने के लिए मान गया कि चलो ठीक है मैं खेल रहा हूँ। मतलब इतना इंतजार करवाया, फिर इतने नखरे झेले फिशर के, इतनी जिल्लत के बाद में फाइनली फिशर मैच खेलने के लिए मान गया। अब स्पासकी बेसब्री से हराना चाह रहा है फिशर को। एक बार फिर ऐसा होता है कि मैच ऑफ द सेंचुरी होता है, जिसमें फिर से फिशर लेट होता है। इस बार लेट होने का मतलब काफी बुरा हो सकता था। अगर फिशर इस मैच में भी लेट होता तो पहला मैच तो कैंसिल ही होता, और कैंसिल होने का मतलब ये होता है कि उस इंसान के नाम हार लिखी जाएगी, मतलब वो इंसान हार चुका है गेम। तो अब सब सोचने लगे कि यार ये क्या चल रहा है, क्या ये फिशर जान करके करता है, क्या इसकी कोई चाल है, कोई ये माइंड गेम खेल रहा है। क्योंकि तभी 5:09 पर, यानी कि मैच कैंसिल होने के 1 मिनट पहले फिशर आ जाता है। तो लोगों को लगता है कि ये कोई जान करके कर रहा है। जैसे ही गेम शुरू हुआ, जाना माना प्लेयर फिशर पहले ही चाल, बहुत बुरी चाल खेलता है, शायद ये चाल उसके पूरे करियर की सबसे बुरी चाल होगी। तो स्पासकी ने उसकी इस गलती का फायदा उठा लिया, लेकिन स्पासकी को विश्वास था कि फिशर कभी हार मानने वालों में से नहीं है। फिशर ऐसा प्लेयर था कि चेकमेट की सिचुएशन में भी सामने वाले को बुरी तरह से हरा देता था, बहुत खतरनाक प्लेयर था। सेम ऐसा ही हुआ, फिशर हार मान ही चुका था, हारने ही वाला था बिल्कुल। तभी फिशर ने खतरनाक बोल्ड मूव चली, जिससे सब हैरान रह गए, मानो जैसे सबकी आंखें खुल गई। स्पासकी भी शॉक्ड हो गया, बट स्पासकी ने रिकवर कर लिया और मैच फाइनली स्पासकी जीत गया। ग्रेट प्लेयर फिशर हार गया। पहला मैच हारने के बाद में फिशर ने जोर जोर से कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उस रूम के बारे में, फिर कैमरा के बारे में, और सब चीजों के बारे में वो कंप्लेंट करने लग गया चिल्ला चिल्ला कर। अब जब दूसरा मैच शुरू होने वाला था, तब फिर से फिशर लेट था, पर इस बार मैनेजमेंट ने
उसको एक मैच से बाहर कर दिया लेट होने की वजह से। अब फिशर 2 मैच हार चुका था, एक तो वो खेल के हार चुका था, दूसरा मैनेजमेंट ने लेट होने की वजह से बाहर निकाल दिया। वो फिशर हार रहा है जिससे कभी कोई आज तक रिकवर करके चेस चैंपियनशिप कभी नहीं जीत पाया। इस सब के बाद भी, फिशर हारने के बाद भी तीसरे गेम में अभी भी कॉन्फिडेंस के साथ में, कॉन्फिडेंस भरी आंखों से स्पासकी को देख रहा था और फिशर का ये कॉन्फिडेंस स्पासकी को नर्वस कर रहा था। तभी फिशर ने एक और ब्लंडर मूव चली, एक और खराब चाल चली, बिल्कुल फर्स्ट गेम की तरह। अब स्पासकी को लगने लगा कि ये कोई ट्रैप है, ये जान करके खराब खेल रहा है, ये कोई धोखा है, ये कोई फिशर जान करके कर रहा है, इसकी कोई चाल है। लेकिन इससे पहले कि स्पासकी समझ पाए, फिशर ने स्पासकी को चेकमेट कर दिया, यानी कि हरा दिया। इनफैक्ट फिशर की इस चाल ने स्पासकी को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया, एकदम बोलती बंद कर दी। अब फिशर जो मैचेस हार रहा था, पर इस बारी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में खेल रहा है। इसने छलांग लगाई और चिल्लाकर अपने दोस्तों को बोला कि आई एम क्रशिंग हिम विथ ब्रूट फोर्स, यानी कि मैं इसे बहुत ही बुरी तरीके से हराने जा रहा हूं। अब ऐसा क्या हुआ? अचानक फिशर अच्छा खेल कैसे खेलने लग गया? सुनते जाओ, जबरदस्त एक चीज निकल करके आने वाली है। अगर कहानी नहीं पकड़ पा रहे हो तो फिर से सुन लो, लेकिन मेरे साथ में जरूर चलना। फिर नेक्स्ट मैच में फिशर ने एक ऐसी चाल चली जो कभी किसी ने देखी ही नहीं थी, जो फिशर का खेलने का स्टाइल था ही नहीं, जो फिशर का पैटर्न था ही नहीं। उसने अपना पूरा पैटर्न बदल दिया, अपनी पूरी स्टाइल बदल दी खेलने की। अब स्पासकी ने और ब्लंडर्स करने शुरू कर दिए और गलतियां करनी शुरू कर दी। 6th मैच के बाद में स्पासकी रोने की हालत में आ गया। ऐसा टाइम आ गया कि स्पासकी ने यह सवाल करा कि इफ इट्स सेफ टू गो बैक टू रशिया, यानी क्या मैं रशिया वापस सेफ जा पाऊंगा या नहीं? हारने की वजह से लोग मेरा कुछ कर तो नहीं लेंगे? और 8th मैच के बाद में स्पासकी को पता चल गया कि वहां हो क्या रहा है। स्पासकी को लगा कि फिशर स्पासकी को हिप्नोटाइज कर रहा था, तो स्पासकी ने डिसाइड किया कि वो फिशर की आंखों में देखेगा ही नहीं। और 14th मैच के बाद में स्पासकी ने मैनेजमेंट को बुलाया और अनाउंस करा कि फिशर ने उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश की है। स्पासकी ने कहा कि जो जूस वो पी रहे हैं उसमें कोई ड्रग है जिसकी वजह से मेरे को कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर रूम की हवा में कोई केमिकल्स है जिसकी वजह से मेरे को कंट्रोल किया जा रहा है। और उसने पब्लिकली जाकर के कहा कि फिशर की टीम ने मेरी चेयर में कुछ ऐसा सिस्टम करा है जिससे वो मेरे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। ये सब स्पासकी के बोलने के बाद में चेयर का एक्सरा हुआ और उसमें कोई केमिकल्स नहीं मिले। स्पासकी ने आखिरकार रिजाइन कर दिया और वो कभी उस हार से रिकवर नहीं हो पाया। अब आपको मैं समझाता हूँ कि इस गेम में हुआ क्या। फिशर और स्पासकी के पहले के मैचेस में फिशर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। शुरुआत में स्पासकी काफी भारी पड़ रहा था, क्योंकि स्पासकी की ये एबिलिटी काफी अच्छी थी कि वो बड़े ही अच्छे से अपने ओपोनेंट के सामने वाले की स्ट्रेटेजी को समझ पाता था और उस स्ट्रेटेजी को सामने वाले के ही अगेंस्ट यूज कर पाता था। तो स्पासकी बहुत ही पेशेंट, एक बहुत ही धैर्य रखने वाला और ब्रिलियंट साइकोलॉजिस्ट था। स्पासकी फिशर को शुरू में हरा रहा था क्योंकि वो अपने ओपोनेंट की, सामने वाले की 7 चाल नहीं बल्कि 70 चाल तक सोच सकता था। स्पासकी सिर्फ अगली चाल ही नहीं सोचता था, वो आने वाली काफी चालें सोच सकता था। स्पासकी ऐसी चाल सोच सकता था जिससे उसका ओपोनेंट, सामने वाला, डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन धीरे धीरे फिशर अब फाइनली स्पासकी को हराने की स्ट्रेटजी समझ चुका था। वो समझ गया कि स्पासकी प्रेडिक्टेबिलिटी पर खेलता है। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब कि एक पैटर्न के साथ में, यानी स्पासकी सामने वाले के पैटर्न को समझकर खेलता है, सामने वाले की सारी मूव्स याद करके खेलता है। फिर फिशर ने जी जान लगा दी कि स्पासकी उसकी कोई मूव समझ ही ना पाए, कोई चाल समझ ही ना पाए। इसीलिए फिर फिशर ने कोई पैटर्न फॉलो किया ही नहीं। उसने जान करके गलतियां करनी शुरू कर दी और बिना पैटर्न फॉलो करके बार बार अलग तरह से खेलना शुरू कर दिया, बिना कोई पैटर्न बनाए जो स्पासकी पकड़ पाए। जिसकी वजह से भले ही फिशर को शुरुआत में हारना पड़ा और दूसरे मैच से बाहर होना पड़ा और तीसरा मैच भी हार गया, लेकिन लास्ट में फिशर की यह चाल आखिरी कामयाब हुई और स्पासकी नर्वस हो गया जब वो फिशर की अगली चाल या कोई भी चाल प्रिडिक्ट कर ही नहीं पा रहा था, पहचान ही नहीं पा रहा था। स्पासकी को जाना जाता था उसके पेशेंस के लिए, उसके डेंजर में भी शांत रहने के लिए, उसके इंटेलिजेंट डिसीजंस के लिए। पर इस बार फिशर के सामने खेलते वक्त जिंदगी में पहली बार वो अपने ओपोनेंट को समझ नहीं पाया और गेम के एंड में स्पासकी को लोग बेवकूफ समझने लग गए। इस कहानी को अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो वो ये है, नथिंग इज मोर टेरिफाइंग द सडन एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी, यानी कि अचानक जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इस चीज से भयानक और कुछ नहीं होता है। इसी वजह से इंसान भूकंप से डरता है, तूफान से डरता है, कोई भी अचानक झटके से हो जाए उससे डरता है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। एनिमल्स एक पैटर्न के साथ में बिहेव करते हैं, हम अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये अब आगे क्या करेंगे, इसीलिए वो आसानी से शिकार हो जाते हैं, मर जाते हैं। सिर्फ इंसान के पास ही एबिलिटी है कि वो कॉन्शियसली अपने बिहेवियर को चेंज कर सकता है। इंसान ही चालाकी से गेम खेल सकता है। इंसान कॉन्शियसली अपनी रूटीन, अपनी हैबिट को चेंज कर सकता है अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए। जब आपको, अब ध्यान से सुनना, जब आपको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता
कि आप क्या सोचते हो, आप अब बिजनेस में क्या करने वाले हो, आप क्या बोलने वाले हो। जब आपकी चीजें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते लोग, यानी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता आपके एक्शन का, आपकी बातों का, आपकी सोच का, तब आप लोगों के सामने भारी साउंड करते हो, लोगों को आप इंटरेस्टिंग लगते हो, आप बोरिंग नहीं होते हो। और इनफैक्ट लोग आपसे डरते भी हैं, क्योंकि जिस इंसान को प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो बोरिंग होता है। जो हर बार कुछ धमाका करता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें करता है, उसको कंपटीशन देना मुश्किल होता है, प्लस वो दुनिया को भी इंटरेस्टिंग लगता है। मनी हाइस्ट वेब सीरीज का पूरी दुनिया में फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो वेब सीरीज बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं थी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते वो चीज उसके अंदर हो रही थी। आप खुद देखो, आपको भी सस्पेंस वाली मूवी ज्यादा अच्छी लगती है। दुनिया को सस्पेंस देखना काफी अच्छा लगता है, जिसमें हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ हो जाए। इंडिया में जो मूवी बहुत ज्यादा चली है, जिसकी स्टोरी में दम था, जैसे कि बाहुबली है, अभी पुष्पा चल रही है, तो आपको मिलेगा कि फेमस स्टोरीज प्रेडिक्टेबल नहीं होती है, जिसे कोई इजीली बोल दे कि इसमें अब ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, पता है पहले से। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सोच सकते हो, ऐसा जब नहीं होता है तब वो इंटरेस्टिंग लगता है। चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी स्पोर्ट गेम हो, जनता गेम के उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करते हैं जब वो कह नहीं सकते कि अब क्या होगा। पाब्लो पिकासो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट हुए हैं, तो पिकासो जिस डीलर के लिए काम कर रहे थे, वो पिकासो को काफी ठीक ठाक अमाउंट दे रहा था। फिर एक दिन पिकासो ने बिना किसी कारण के डीलर को पेंटिंग बेचने का मना कर दिया कि अब आगे से पेंटिंग मैं नहीं बेचूंगा। अब डीलर ने 1-2 दिन तक सोचा केवल कि क्या अब पिकासो अपनी पेंटिंग किसी और को सेल करेंगे। पिकासो इस बीच अपनी वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, पर डीलर ने अपना पूरा टाइम सोचने में लगा दिया, पता लगा ही नहीं पाया, और उसके 2 दिन के बाद में पिकासो को और अच्छा ऑफर मिल गया। जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, तब आपके काम की और ज्यादा वैल्यू करते हैं। अपने पैटर्न को मिक्सअप करना, यानी एक ही पैटर्न को फॉलो ना करना, आपको और इंटरेस्टिंग बनाता है। तमाशा मूवी में तारा को प्यार होता है वेद से, जो बिना पैटर्न पर चलता है। वेद का बिना पैटर्न पर चलने वाला कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है, जो कि वेद के सुधर जाने के बाद में, एक पैटर्न पर चलने के बाद में, बोरिंग इंसान बन जाने के बाद में तारा को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि तारा को प्यार होता है वेद के बिना पैटर्न पर चलने वाले कैरेक्टर से। तो तारा कहती है कि तुम ये नहीं हो, तुम बिना पैटर्न पर चलने वाले हो, अभी तुम फिक्स पैटर्न पर चल रहे हो, इससे मुझे प्यार नहीं है, ये बोरिंग इंसान है। तमाशा मूवी में इम्तियाज अली ने काफी जोर दिया है इस बात पर कि हमें एक ही पैटर्न पर पूरी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, पूरी जिंदगी के सारे दिन एक ही तरह से, एक ही पैटर्न से नहीं जीने चाहिए, क्योंकि हम रोबोट नहीं है जो बस एक ही चीज एक ही तरीके से पूरी जिंदगी भर करें, जो कि बहुत बोरिंग होता है। इंसान की लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि रोबोटिक नहीं होती है। आप आज जो कर रहे हो, आज से 1 साल बाद आप क्या कर रहे होगे आप बोल नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते। यानी यही चीज इंसान को इंसान बनाती है कि ये फिक्स पैटर्न पर नहीं चलता है। लोग आपके बारे में बात करने लगेंगे जब वो आपको समझ नहीं पाएंगे। जिस इंसान को आपने इजीली समझ लिया, आपके लिए वो बोरिंग इंसान बन जाता है। जिसका काम आपने इजीली समझ लिया, उस इंसान की आप उतनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दोगे जितनी आप उस इंसान को इंपॉर्टेंस दोगे जिस इंसान को आप समझ नहीं पा रहे हो। आप लोगों के दिमाग में रहते हो जब आप इतने अच्छे क्यों हो, इतना अच्छा काम क्यों करते हो, क्या रीजन है, क्या सीक्रेट्स है, कोई चीज आप इतने अच्छे से कैसे कर पाते हो, उसका कारण लोगों को सही से पता नहीं चलता है, तब आप उनके माइंड में हमेशा रहोगे। थैंक यू सो मच गाइस, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं और टेक्स्ट कंटेंट कभी क्या पोस्ट करता रहता हूँ, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा स्क्रीन पर आपको एक और वीडियो दिख रही है, इस पे क्लिक करके आप ये वीडियो भी देख सकते हो, ये इसी से रिलेटेड है, तो आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।